हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशु कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जो मेनली कवर करेंगे वो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12। ठीक है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। ठीक, तो जो मेनली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो है 40 से 50 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 आवर का वीडियो होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर में 4 से 5 वीडियो आएगा। ठीक है, पूरा थॉरली पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार जो बच्चा पढ़ लिया उसके बाद वहां उसको किसी और ट्यूटर से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारा क्वेश्चन और सारा एमसीक्यू सब कुछ मैं डील करूंगा। ठीक, और जो मैं बुक रेफर करूंगा वो है एनसीईआरटी विद ड्यू क्रेडिट टू एनसीईआरटी एंड सीबीएसई, मैं उनका बुक यूज करूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा, ये तो फ्रंट पेजेस है। ये जो मैं चैप्टर है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बिजनेस स्टडी का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका पार्ट 2 जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, उसमें है। ठीक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। ये बुक वही है आपका। ठीक है, मैं भी बोलूँगा यही बुक आप रेफर करिएगा। किसी भी प्राइवेट जो ऑथर्स होते हैं मैं बोलूँगा आप वो मत यूज़ करिएगा, एनसीईआरटी से ही पढ़िए, क्योंकि मेन जो आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा वो भी एनसीईआरटी के ही बुक से होगा। इसका ये चैप्टर 9 अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये है वो चैप्टर नंबर हमारा 9, चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं क्लास लूँगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैं जो रिवाइज सिलेबस है वो भी अपने साथ रखूँगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, सिलेबस जिसमें मेनली डिस्कस किया हुआ है मैंने, और उस टाइम मैंने बोला था, उस वीडियो में मैंने बोला है कि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा उसी टाइम कोरिस्पॉन्डिंगली इसको भी साथ में रखेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको भी ओपन किया हुआ है। ये है आपका पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, यूनिट नंबर 9। ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, जहां भी थोड़ा सा डाउट आएगा इस सिलेबस में है या नहीं है उस टाइम मैं इसको रेफर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मेन आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजिंग दी फाइनेंस। एक सेकेंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है हमारा जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? मैनेजिंग दी फाइनेंसेस, मैनेजिंग दी फाइनेंसेस यानी पैसा मैनेज करना। आपको भी पता है किसी भी कंपनी को चलने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि उसके पास पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा होगा तभी कंपनी चलेगी। तो कंपनी को ये जरूरी है कि कंपनी के पास जो पैसा आए, या ये मान लो अगर मेरी कंपनी है तो कंपनी के पास जो इनफ्लो ऑफ कैश है, अभी मैं गो थ्रू दे रहा हूँ, इनफ्लो ऑफ कैश, और दूसरा होता होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी, और इसी में जो डिफरेंस होता होगा उसी को कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट और लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी क्या कोशिश करती है, जो पैसा आए वो सस्ता है और जो हम बाहर लगाए यानी आउटफ्लो वो महंगा लगाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम यही बात करेंगे कि कंपनी के पास जो पैसा आता है तो कंपनी अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंस मैनेज करना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, टाटा स्टील एक्वायर्ड कोरस। इसका मतलब टाटा स्टील एज यूजुअल टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसने एक इंटरनेशनल कंपनी
थी कोरस उसको एक्वायर कर लिया, यानी उसकी पूरे बिजनेस को इन्होंने खरीदा था। और जब रतन टाटा ने इस डिसीजन को लिया था तो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग इन पे क्वेश्चन बहुतों ने उठाया था, तो उसी से रिलेटेड एक इन्होंने एग्जांपल दिया। टाटा स्टील द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडियन प्राइवेट सेक्टर हैज एक्वायर्ड कोरस फॉर्मरली नॉन एज ब्रिटिश स्टील, यानी ब्रिटिश स्टील कह सकते हैं कि ब्रिटेन की कंपनी, इन अ डील वर्थ $8.6 बिलियन में इनका डील हुआ था, यानी टाटा ने एक्वायर किया था कोरस को 2007 में। दिस मेक्स टाटा स्टील द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। After acquiring Chorus, Tata Steel became fifth largest producer of steel in the world. A financial decision of this magnitude has significant implications for both Tata Steel and Chorus, as well as their employee shareholder. अच्छा एक बात बताइए, कंपनी जो टाटा स्टील थी उसने कोरस को एक्वायर करने के लिए $8.6 बिलियन दिया, तो इतना ह्यूज अमाउंट जो कंपनी लगा रही है, यानी इन्वेस्ट कह सकते हैं, इन्वेस्ट कर रही है कोरस को एक्वायर करने में, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, उनके एम्प्लॉइज पे, शेयर होल्डर पे। तो मेंशन सम ऑफ देम, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, ये मतलब आपको पूरा इस एग्जांपल से ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाना चाहता है कि यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंस लगाया, इसको लगाने से पहले उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा फिर जाके लगाया होगा। पहला, टाटा स्टील रेज्ड अ डेब्ट ऑफ ओवर $8 बिलियन टू फाइनेंस द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए उन्होंने $8 बिलियन का लोन लिया था टू फाइनेंस द ट्रांजैक्शन। द डील विल बी पेड फॉर बाय टाटा स्टील यूके, ठीक है। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये छोड़िए, ठीक है। सेटअप फॉर द पर्पस, दिस स्पेशल व्हीकल रिसीव फंड्स फ्रॉम टाटा स्टील यूके थ्रू सिंगापुर सब्सिडी, यानी ओवरऑल कहने का मतलब कि उन्होंने एक नया कंपनी खोला टाटा स्टील यूके, उसको टाटा स्टील ने पैसा दिया थ्रू सिंगापुर में एक इनकी सब्सिडरी थी, उसके थ्रू उसके पास पैसा गया, ठीक है। अनदर कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा सन्स लिमिटेड, यानी टाटा ग्रुप की एक अदर कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया $1 बिलियन फॉर प्रेफरेंस शेयर अलोंग विद टाटा स्टील विल इन्वेस्ट इन इक्वल अमाउंट। फिर से पढ़ता हूँ इसको। अनदर कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप यानी टाटा सन्स लिमिटेड ने टाटा स्टील another company of the Tata Group, Tata Sons Limited, invested $1 billion for preference share, यानी टाटा ग्रुप की अदर कंपनी टाटा सन्स ने भी $1 बिलियन लगाया प्रेफरेंस शेयर के लिए, अलॉन्ग विद टाटा स्टील, और टाटा स्टील ने भी $1 बिलियन या जो भी लगाया होगा उसने भी कुछ पैसा लगाया प्रेफरेंस शेयर के थ्रू। यानी ओवरऑल ये बता रहे जो हमने टोटल इन्वेस्ट किया पूरा कोरस को एक्वायर करने, वो उसमें कहाँ से कितना पैसा, $8 बिलियन यहाँ से लोन लिया, $1 बिलियन और टाटा सन्स ने दिया और कुछ टाटा स्टील ने दिया प्रेफरेंस शेयर के नाम से। टाटा स्टील द एक्वायरर, यानी मेन एक्वायरर कौन था, टाटा स्टील। द एक्वायरर ऑफ द कंपनी अरेंज्ड अबाउट 36,500 करोड़ ऑफ रुपी टू फाइनेंस द टेकओवर, इसने इतना पैसा कहीं और से अरेंज किया टाटा स्टील ने एक्वायर करने के लिए। टाटा स्टील रेज दिस अमाउंट थ्रू डेट और इक्विटी और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इतना पैसा यानी 36,500 करोड़ जो रुपया लगा उसको टाटा स्टील ने रेस करने के लिए डेट और इक्विटी का और या कॉम्बिनेशन यूज किया। सम अमाउंट केम फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स आल्सो, यानी अंदरूनी पैसा भी होगा उससे भी आया। दिस फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द टाटा स्टील, इसके थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। आगे पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। नीडलेस टू एम्फसाइज डिसीजंस लाइक दिस अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा डिसीजन होता है तो कंपनी का फ्यूचर इफेक्ट होता है, और फ्यूचर इफेक्ट पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक, वो टाइम डिसाइड करेगा। दिस डिसीजन आर ऑलमोस्ट इरेवोकेबल आफ्टर दे हैव बीन फॉर्मलाइज्ड, ये डिसीजन एक बार होने के बाद उसको यू टर्न नहीं किया जा सकता, यानी एक बार कोरस को एक्वायर कर लिया उतना पैसा लगा के तो उसके बाद वो वापस कोरस को नहीं, ये नहीं बोलेंगे आप नहीं खरीदा। आलू है नहीं कि 1 किलो आलू खरीदने के बाद फिर वापस कर दे कि भाई नहीं ले जा रहा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक। इन दी अबव केस, यानी वही कोरस और टाटा स्टील वाला जो इशू था, दिस डिसीजन रिक्वायर केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए।
and understanding of the resultant capital structure and riskiness and profitability of the enterprise। यानी कि वो जो डिसीजन लिया होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि उसके बाद उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, रिस्क कितना है, रिस्क कंपनी का रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कितना रिस्क बेयर करने का कैपेसिटी है, फिर वो डिसीजन लेने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा। ऑल दिस हैव अ बियरिंग ऑन शेयर होल्डर एज वेल एज एम्प्लॉय। ये सब डिसीजन अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगा, या तो एम्प्लॉय को। देखिए एक्चुअली जो एम्प्लॉय को सैलरी और बोनस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बोनस देती है और सैलरी में इंक्रीमेंट देती है। जब ऐसा रेयरली ही कभी होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है और एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ रहा है, और शेयर होल्डर को प्रॉफिट इस पे बियरिंग करेगा। दे रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए बिजनेस फाइनेंस को समझना जरूरी है। मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरिया, फाइनेंशियल रिस्क एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेसेस, ये सब डिसीजन लेना मतलब सोचना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंस एज वेल एज इज business finance as we all know is essential for running a business। business को चलाने के लिए फाइनेंस का जरूरत होता है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन द एसेट एंड ऑपरेशन एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंस आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। यानी कहने का मतलब कि फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी कोशिश क्या करती है, एक्चुअली मैं आपको अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं होता है। कंपनी के पास कोई, ये कंपनी है, मतलब आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, ठीक है। ये है मेरी कंपनी। इसका सिंपल सा काम है, बाहर से पैसा लेगी और इसी पैसे को लगा के और बीच में ये प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि पैसा जो आए यानी इनफ्लो जो हो, ठीक है, वो लो में हो यानी कम से कम में हो, और आउटफ्लो जो इन्वेस्ट करते हैं वो हाई में, ताकि कि इनका प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाए। सिंपल सा यही बात है, ठीक ठीक है। तो यही यहाँ पे इन्होंने बात किया कि कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि पैसा जो लगा रही है, अब पैसा लगाने का मतलब यही नहीं कि लोन देना, कंपनी पैसा लगाती है, एसेट खरीदती है, ऐसा एसेट खरीदे जो चीप हो और बेस्ट ऑपरेट करे, ठीक है। अच्छा, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। जो मैं हाईलाइट कर दूंगा वो आप लर्न कर जाइएगा, यानी कि अब जैसे आएगा क्वेश्चन की वैसे तो बहुत रेयर चांस है ये क्वेश्चन का, वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आए, मान लो आप कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक। जो मैं हाईलाइट करूँ वो आपको लर्न करना है। अगर आप बोले तो ये वाला भी पॉइंट आप लर्न कर जाएगा इतना, ठीक है। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंसेस इज इन्वेस्टेड in assets and operation and how timely and cheaply the finances are arranged from outside or from within the business, ठीक है, ये याद करिएगा। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसी को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स सम फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन द बिजनेस, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई, यानी इन सभी कामों के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ वैरायटी ऑफ एसेट्स। कंपनी को एसेट्स खरीदना होता है, उसमें भी पैसा लगेगा, विच मे बी टेंजिबल लाइक मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिसेस, और intangible such as trademark, patent, technical expertise it is. Also finance is central to running the day to day operations के लिए भी, यानी कि कंपनी सैलरी पे करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, ये सब रिपेयर का खर्चा होगा, इन सभी के लिए भी कंपनी को फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। पेइंग बिल्स, सैलरी, कलेक्टिंग कैशेस फ्रॉम कस्टमर्स, इट इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यानी कंपनी को पैसे का हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है। एवेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड इज, यानी कंपनी के पास हमेशा उतना ही पैसा चाहिए होता है जितना, यानी चाहिए जितना चाहिए उतना ही उसके पास हो, वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी एक बात बताइए, किसी कंपनी को अगर बढ़िया काम करना है तो कैश उसके पास आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए,
यानी जितना भी पैसा हो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वे में यूज हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड इज thus very crucial for survival and growth of business, यानी बिजनेस को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए कंपनी के पास हमेशा एडिक्वेट फाइनेंस चाहिए। यानी एडिक्वेट का मतलब ये नहीं होता है बहुत, यानी जितना चाहिए उतना ही पैसा हो, ठीक है। इसको भी आप डन कर जाइएगा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट, यानी कोई भी कंपनी के पास जो भी पैसा आता है वो किसी ना किसी कॉस्ट पे आता है। आइए आपको उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। देखिए ये मेरी कंपनी है, इसके पास जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। हो सकता है उसने शेयर होल्डर से पैसा लिया हो सकता है उसने डिवेंचर से पैसा लिया हो सकता है उसने कहीं से लोन लिया, ठीक है। ये सब पैसा है। मान के चलिए कंपनी अगर शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो क्या उन बिना किसी कॉस्ट के है? नहीं, कॉस्ट है, ठीक है। अगर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उसको रिटर्न में डिविडेंड भी कहीं ना कहीं उसको देना है। वैसे डिवेंचर हो, वैसे ही लोन हो, इन सबको भी क्या देना पड़ता है हमको? कॉस्ट के रूप में इंटरेस्ट देना पड़ता है। अच्छा मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर रिटेन्ड अर्निंग है, यानी कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट कमाया, उसको उन्होंने शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देके कंपनी में ही फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो इस पे कौन सा कॉस्ट लग रहा है? एक बात बताइए, मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करो 1, फर्स्ट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10,000 और कंपनी ने उस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो आप नेक्स्ट टाइम, यानी आपको 1,10,000 होगा, आप नेक्स्ट टाइम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 10,000 ही मिले इंटरेस्ट या कुछ ज्यादा मिले? यानी कहीं आप ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे। मान लो अगर प्रोपोर्शनेटली भी देखा जाए तो आप 11,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो 11,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, भले मिले या ना मिले, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो है। यानी कि हर एक पैसा, वेदर इट इज फ्रॉम शेयर होल्डर, डिवेंचर, लोन और रिटेन्ड अर्निंग, ऑल बियर सम कॉस्ट फॉर द कंपनी, ठीक है। आगे देखते हैं। All finances come at some cost. It is quite imperative that it needs to be carefully managed. यानी हर पैसा किस चीज से आता है कंपनी के पास? कुछ ना कुछ कॉस्ट के साथ आता है, तो कंपनी को उसको केयरफुली मैनेज करना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। For optimal procurement, different available sources of finances are identified, compared in terms of their cost and associated risks. यानी कि कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो देखेगी किससे? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, और ऑप्टिमल का मतलब कि कम से कम, और यूजेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस आर आइडेंटिफाइड। पहले कौन कौन सा कहां से पैसा आ सकता है, वेदर इट इज शेयर होल्डर, वेदर इट इज डिवेंचर और लोन। पहले कंपनी अपना ऑप्शन चूज करेगी, ये ऑप्शन है हमारे पास, फिर वो देख के कंपेयर करेंगे कि किस में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, किस में रिस्क ज्यादा है। केवल कॉस्ट ही एक फैक्टर नहीं होता, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्योर नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट रिटर्न्स फ्रॉम the investment exceeds the cost at which the procurement had taken place। और फिर वो जो पैसा आया है कंपनी के पास, वो कंपनी वैसे ही इन्वेस्ट करेगी invested in such a manner that return from the investment exceeds the cost, ताकि कि जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा वो कॉस्ट से ज्यादा हो, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम मेनली क्या है? पहला तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो रिड्यूस हो जाए, और कीपिंग द रिस्क, और रिस्क फैक्टर भी कंसीडर करते हुए अंडर कंट्रोल, अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, और उन पैसे को इफेक्टिवली डिप्लॉय यानी यूज करना। It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required, as well as avoiding ideal finance। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को हमेशा उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना उसके पास जरूरत हो, ना ही कम हो। अगर कम हुआ तो लॉस क्या होगा? तो अगर पैसा नहीं है तो जो मेरा प्रोजेक्ट है, यानी कुछ काम था, उससे मुझे प्रॉफिट होगा। अब
काम नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, तो ओवरऑल आपको वो जो प्रॉफिट होना था वो कहीं ना कहीं लॉस होगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पैसा आइडियल पड़ा है लेकिन आपको कॉस्ट तो उस पर देना ही देना पड़ेगा। नीडलेस टू एम्फसाइज द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कहीं ना कहीं आप आंख मूंद के बाद बोल सकते हैं कि कंपनी के सक्सेस में उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यानी कंपनी अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करिए, कितना अच्छे तरीके से मैनेज करिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेने के बाद फिर आपको कहीं और भी रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लर्न कर जाइएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल, एक सेकेंड, For optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risk। लेकिन एक सेकंड, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये आप उस पर नहीं यूज करिएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से, है अच्छा पॉइंट, याद कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हैं, इस वाले पॉइंट को। मे बी आप उसके साथ नहीं, मान लीजिए आपके पास आया व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब इसको मत इंक्लूड करिएगा। वैसे मान लीजिए उसका और भी फीचर बताने के लिए 31 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे और भी है इसी में, सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्यूर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर, so procured needs to be invested in a manner that the returns from the investment exceeds the cost at which the procurement has taken place, ठीक है। अच्छा, अब आप पहले वाले पॉइंट में आप डाल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं ये हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेट्स या व्हाट आर द एम्स, ऐसे कुछ हो तो ये रेड वाला हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स procured, keeping in risk under control and achieving effective deployment of such funds. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding idle finance, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ था, टॉपिक था, इसीलिए इसमें ज्यादा हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। The role of financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of the business. The financial management such as the financial statements such as balance sheet and profit and loss account reflect a firm's financial position and financial health, ठीक है। ये सब आपको पता ही हो। आगे बढ़ते हैं, reflect the firm's almost all the items in the financial statement of the business are affected directly or indirectly through financial management decisions, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो भी होगा कहीं ना कहीं आपके हर एक आइटम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। some prominent example of the aspect being affected could be, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ इफेक्ट डालेगा, ठीक है, वो देखते हैं। यानी क्वेश्चन आपको सिंपल सा एरियाज, इसमें क्वेश्चन अगर क्या होगा तो ये आंसर जो आगे बताऊंगा वो देना, एरियाज दैट आर affected due to financial management decision, financial management decisions। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ये टॉपिक, ये वाला नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बस लेकिन देख, नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। आगे देखते हैं, पहला ये क्या अफेक्ट करेगा, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डिसीजन होगा उसके थ्रू जो फिक्स्ड एसेट कितना ज्यादा भी हो सकता है, कम। फॉर एग्जांपल, अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना करोड़ इन फिक्स्ड एसेट, यानी कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है कि फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर वो डिसीजन है जहां फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाए,
वहाँ आप उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलोगे, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको फिक्स्ड एसेट पे इफेक्ट डालेगा। क्वांटम ऑफ करेंट एसेट एंड ब्रेकअप ऑफ कैश एंड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, यानी कि जैसे सपोज करिए कंपनी ने with an increase in investment in fixed asset there is a commensurate increase in working capital requirement. The quantum of current asset is also influenced by financial management decision. In addition decision about credit and inventory management affect the amount of debtor and inventory, which in turns affect the total current asset as well as their composition. यानी सिंपल सा ये बोल रहा है, सपोज करिए आपने अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाया, तो फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए कुछ डे टू डे खर्चा चाहिए, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ डिसीजन कर रहे हैं रिगार्डिंग क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उस अकॉर्डिंग आपका, मान लीजिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसमें आपने डिसाइड किया कि कंपनी अब इन्वेंट्री जो कंपनी के फैक्ट्री में पड़ा रहेगा उसको थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि कंपनी को ऑर्डर आ रहा है लेकिन इन्वेंट्री नहीं रहता है। तो इस केस में कंपनी अगर इन्वेंट्री बढ़ाएगी तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि कंपनी के पास और भी पैसे का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी बात करता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा अब मान लीजिए डिसाइड होगा लॉन्ग टर्म से आएगा या शॉर्ट टर्म से, उस हिसाब से ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। अमंग अदर्स इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द proportion of long term and short term funds. An organization wanting to have, have more liquid assets would raise relatively more amount on long term basis. There is a choice between liquidity and profitability. The underlying assumption here is that current liability costs less than long term liability. Breakup of long term financing into debt, equity, etc. यानी जो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया, यानी डिवेंचर से या शॉर्ट टर्म डिवेंचर से, शेयर से, रिटेन अर्निंग, वो आपके कहीं ना कहीं जो डेप्ट इक्विटी का जो कॉम्पोजिशन है यानी ब्रेकअप है, यानी किसमें कितना डेट है कितना इक्विटी है, उस पर भी चेंज आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा रहा हूँ। ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस द प्रोपोजिशन to be the, pro, the, the proposition to be raised by way of debt and equity is also a financial management decision. The amount of debt and equity share capital preference are affected by the financing decision, which is a part of financial management. Okay? All item in the profit and loss account, example interest, expenses, depreciation, etc. Higher amount of debt means ये भी चेंज होगा, क्योंकि अगर आपने डेट ज़्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर आपने फिक्स्ड एसेट ज़्यादा अमाउंट का खरीद लिया तो डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये सब भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकॉर्डिंगली एज पर फाइनेंशियल डिसीजंस। हायर अमाउंट ऑफ डेट मींस हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, अगर ज़्यादा डेट तो ज़्यादा इंटरेस्ट। सिमिलरली यूज ऑफ हाई क्वालिटी may entail higher payment of dividend. Higher equity अगर ज़्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज़्यादा होगा। Similarly, an expansion of the business which is result of capital budgeting decision. Capital budgeting decision कहने का मतलब कि वो डिसीजन जहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगे, ठीक है, इज लाइकली टू अफेक्ट वर्चुअलिटी और, ठीक है, अगर कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक। यानी ओवरऑल ये कहना चाहता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होता है वो आपके बिजनेस के पार्ट पे पड़ेगा, सभी चीज़ पे अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा। इट कैन दस बी स्टेटेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इज लार्जली डिपेंडेंट बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये याद तो नहीं बोलूँगा, बाकी कर लीजिएगा। Financial statement of a business are largely determined by financial management decision taken earlier. Similarly, the
Future financial statement would depend upon past as well as current financial decisions. Thus, the overall financial health of a business is determined by the quality of financial management. Good financial management aims at mobilization of financial resources at a lower. ये तो ऑलरेडी हम हर टॉपिक में पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ के साथ, ठीक है. गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट लोअर कॉस्ट एंड डिप्लॉयमेंट इन लुक्रेटिव एक्टिविटी. लुक्रेटिव कहने का मतलब जहां से ज्यादा पैसा रिटर्न आए. तो ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स क्रॉस कर गया, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद करूंगा. अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव से शुरू होगा, ठीक है. तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा. अगर आपके कोई और भी फ्रेंड्स हो, अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं कितने डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. मे बी वीडियो और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाए, लेकिन जो आपको नॉलेज मिलेगा वो बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल टाइप मिलेगा, ठीक है. तो आप अगर कोई फ्रेंड्स हो तो उनको भी आप मेरे चैनल को आप शेयर जरूर करिएगा. इस चैनल पे आपको अकाउंट्स का भी वीडियो मिलेगा, और इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का जो सब्जेक्ट है आपका, उसका भी वीडियो मिलेगा. तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय.